हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लासेज स्टार्ट एचटेट के लिए, और जिसमें हम सबसे पहले करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक से नहीं करेंगे, मैंने पहले से ही बता दिया था कि इस तरह से हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, एक बुक को लेकर के, जो कि थोड़ी लेंथी क्लास तो होंगी लेकिन आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी एक ही क्लास में। और वैसे भी आपको पता है कि क्लास 9th में तो आपके 4-5 चैप्टर मिलेंगे हर जो है सब्जेक्ट में। हिस्ट्री में भी आपके 5-6 चैप्टर हैं। ये ज्योग्राफी है, इसमें भी आपके 6 चैप्टर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। और सेम पॉलिटिकल साइंस में भी 6 या 5 या 6 चैप्टर हैं, और सेम इकोनॉमिक्स में सारे में। 10th क्लास में आपकी ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं अलग अलग, तो दोनों की अलग अलग वीडियोज़ बनेगी, क्योंकि दोनों को हम एक ही क्लास में जो है करेंगे ना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। 10th में एक ही बुक है, 11th में 2 बुक्स हैं। सेम आपकी हिस्ट्री की भी 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और 12th में भी आपकी सेम ज्योग्राफी 1-2 बुक ज्योग्राफी की रहेंगी, 2-3 जो है उसकी हिस्ट्री की, सेम पॉलिटिकल साइंस की भी। तो एक एक में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, काफ़ी लेंथी भी हैं। उनमें चैप्टर भी तो 10-11 है ना, एक ही बुक में 10 से 11 चैप्टर मिलेंगे आपको, तो सारी चीज़ें हम वैसे भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन करेंगे। इससे हमें एक तो पहले ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हम बुक से पढ़ने वाले हैं, और इनमें से भी बहुत सी चीज़ें हमारी कवर होती चलेंगी। क्वेश्चन इनमें भी निकलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि हम ये वन लाइनर या फिर ऐसे शॉर्ट में नोट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। बहुत फ़ायदा होगा विदाउट बुक के भी। आप एक तो बोर नहीं होगे, सीधा बुक को देखते ही बोर हो जाते हो कि इतना पढ़ना है हमें। तो इसमें हम सुपर फास्ट रिवीजन इसको बोल सकते हैं, सिर्फ रिवीजन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे बुक से। तो चलिए आज हम क्लास 9, ये 10 हम कल करेंगे। पहले हम क्लास 9 की ज्योग्राफी करेंगे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, और फिर हम 10th क्लास की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लास 9 को ही जो है फिनिश करेंगे, क्योंकि क्लास 9 में कम कम चैप्टर हैं, तो एक एक वीडियो में चारों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे 4 वीडियोज़ में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी, और पहला चैप्टर है यहाँ पे भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि लोकेशन क्या होगी। अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल कल मैंने उसमें सिलेबस में भी बताया था, भारत का भूगोल आपको दिया गया है। और तो ये जो क्लास 9 है इसमें भारत का भूगोल ही हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्थिति। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है, उत्तरी गोलार्ध में निवास। आपको पता है भारत की जो लोकेशन है वो क्या, कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मीन्स ये जो है ग्लोब है, इसमें इक्वेटर है 0 डिग्री, तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। उत्तरी अक्षांश यानी कि ये जो नॉर्थ है उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और फिर अगर हम देशांतर की बात करें तो ये देशांतरीय विस्तार यहाँ, यानी कि ये नॉर्थ में है। तो अगर हम भारत की लोकेशन की बात करते हैं ना तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्यों है, क्योंकि ये उत्तर में है, और इस साइड से देशांतर की विस्तार की बात करेंगे तो ये पूर्व में है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, तो उत्तरी गोलार्ध में इसका क्या है, निवास है। भारत पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध का देश मानते हैं। फिर है इसका अक्षांशीय विस्तार, ये मैंने बताया 0 डिग्री से ऊपर है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, यानी कि कन्याकुमारी से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ही लद्दाख तक जाती है। और ये दूरी तापमान और जलवायु में भारी चेंज लेकर के आती है, बदलाव लेकर के आती है। किस प्रकार से लेकर आती है वो आप यहीं इसी में देख लो। ये मैंने बताया यहाँ से यहाँ, यानी कि ये जो भारत की लोकेशन है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अभी इसने बताया 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा ऊपर आप जाओगे तो 8 डिग्री और 4 मिनट यहाँ से भारत की जो है लोकेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसके ऊपर जाने पर कहाँ पर आ जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक है। और यहाँ से यहाँ 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक पहुँचने में क्या है, मौसम में काफ़ी चेंज आती हैं। ऊपर जाते हैं ना, भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे आप ध्रुवों की तरफ, तो क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर कम होने लगती हैं, तो इसी वजह से वहाँ का मौसम ठंडा होता है। यहाँ पर गर्म मौसम रहता है इक्वेटर पे, तो इसी वजह से क्या होता है, मौसम भी काफ़ी चेंज होता है। तो ये भी दिया गया है कि तापमान और दूरी, इस जलवायु की वजह से क्या होता है, जलवायु में भारी चेंज लेकर के आते हैं दूरी और तापमान।
फिर है देशांतरीय विस्तार, हमने पढ़ा। तो देशांतरीय विस्तार की यानी कि ये लोकेशन से ये लोकेशन की बात करेंगे भारत की। तो ये है पश्चिम में गुजरात, कहाँ से 78 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के पूर्व में ही अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में भारत फैला हुआ है। ये है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। एक तो ये याद रखना जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से है? कन्याकुमारी। और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? उत्तर में लद्दाख। फिर है इसमें पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के जो है अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। फिर है कर्क रेखा का महत्व क्या है इसमें? 23 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश को जो है 2 जलवायु प्रदेशों में बांटती है। दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और उत्तर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल कहलाता है। कर्क रेखा का महत्व बताया है, सेम हम ये यहाँ पे बना दिया और ये रही 0 डिग्री। फिर है कर्क रेखा, यहाँ पे हो जाएगी कर्क रेखा और ये हो जाएगा भारत की स्थिति। तो इसमें क्या बताया? 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाएगी। फिर इसमें क्या है? 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। जो दक्षिण का हिस्सा होगा वो उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। अभी ये है तो उत्तर में ही क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर है, लेकिन इसको हम इस साइड बोलते हैं ना, ये इस साइड इस नीचे की तरफ आ गया, ये दक्षिण की तरफ आ गया, इसलिए इसको दक्षिण का जो हिस्सा हो गया ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। और फिर जो ये इसका ये वाला हिस्सा हो गया इसके ऊपर वाला, जिसको हम उत्तर का हिस्सा बोलेंगे, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। समझ आया ये बात आपको? फिर उसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु क्या है? जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको हम बोलते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि 2004 की सुनामी में जो है जलमग्न हो गया था, पूरी तरह से डूब गया था, वो ये भारत संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये पूरी तरह से जल में डूब गया था। नेक्स्ट है मुख्य भूमि का सिरा कौन सा है? तो कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ पर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। फिर है देशांतर का क्या प्रभाव पड़ता है? देशांतर का प्रभाव है, मान लो यहाँ से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक यहाँ भारत की स्थिति है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत में पश्चिम और पूर्वी छोर के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। अगर पूछ ले आपसे यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का अगर कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का। ये जो फासला है ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, सभी को पता है, तो 1 घंटा यानी कि जो 15 डिग्री होंगे उसमें 60 मिनट हो गई। यहाँ पे है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री में 120 मिनट हो गए, यानी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। कितने घंटे का? 2 घंटे का। यहाँ पर जब सूर्य उगता है ना और फिर यहाँ सूर्य को निकले हुए 2 घंटे हो जाते हैं, तब यहाँ पे सूर्योदय होता है। जब यहाँ सूर्य देखने को मिलता है तो इसकी बजाय यहाँ 2 घंटे लेट सूर्य निकलता है, तो इनमें 2 घंटे का अंतर है, जिसके कारण दोनों सिरों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट अगला, पूर्वी पश्चिम की चौड़ाई। पूर्व और पश्चिम के बीच की चौड़ाई की बात कर रहा है, तो कितने किलोमीटर है? ये हमने समय की बात की है, पूर्व से पश्चिम कितना समय का अंतर है। फिर है ये पूर्व से लेकर के यहाँ पूर्व से और ये पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कुल कितनी चौड़ाई है? तो 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है। अक्षांश का दिन रात पर क्या प्रभाव होता है? तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, अक्षांशीय विस्तार के कारण दिन और रात की अवधि में क्या होता है? अंतर बढ़ता जाता है। जैसे कि केरल में दिन रात बराबर होते हैं और कश्मीर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार की वजह से दिन रात की अवधि में अंतर चेंज हो यानी कि समय में अंतर होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे भारत के आकार यानी साइज के बारे में। कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसे दुनिया के विशाल देशों की श्रेणी में रखता है। फिर है विश्व में प्रतिशत। विश्व में कितने प्रतिशत है? तो पूरी दुनिया की कुल जमीन का केवल 2.4% हिस्सा भारत के पास में है, लेकिन यहाँ की दुनिया की लगभग 17% जनसंख्या रहती है। दुनिया की 17% जनसंख्या जो है भारत में रहती है और जमीन का केवल 2.4% हिस्सा भारत के पास में है, यानी कि उस हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा है। फिर है क्षेत्रफल में स्थान। क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे है
सबसे बड़ा देश है और इससे बड़े देश होंगे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सातों याद रखना है। रूस है, कनाडा है, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। फिर है स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की जमीन की सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो कि उत्तर में ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। फिर है तटीय रेखा। तटीय रेखा द्वीपों सहित बात कर रहा है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटरेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, जो कि व्यापार के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की भूमिका। हिमालय की इसमें क्या भूमिका है भारत में? तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा के ऊपर युवा वलित पर्वत है हिमालय। एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है, एक तरह की दीवार का काम करती है, रक्षा का काम करती है। फिर है प्रायद्वीपीय आकार। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में भारत दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है। 22 डिग्री के बाद में क्या होता है? दक्षिण की तरफ में ऐसे संकरा होता जाता है, जिससे हिंद महासागर दो भागों में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बंट जाता है। हिंद महासागर दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। फिर है हिंद महासागर में स्थिति क्या है? भारत की तटरेखा जो है हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे लंबी है और इसीलिए इस महासागर का नाम भारत के नाम पे क्या रखा गया है? हिंद महासागर या इंडिया के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है भू आकृतिक विविधताएं हैं। उत्तर में पहाड़ हैं, बीच में विशाल मैदान है भारत में, दक्षिण की तरफ में पठारी भाग है और भारत के आकार को विशिष्ट बनाते हैं, यानी कि जो भू आकृति है भारत की वो अलग अलग प्रकार की है, विविधता है उसमें। फिर है प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना हुआ है। कौन सा है? लक्षद्वीप, जो भारत के आकार का ही एक हिस्सा है। क्या है? छोटे छोटे प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना है। नेक्स्ट है भारत और उसका मानक समय। समय की बात करें तो समय की समस्या क्या है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से 2 घंटे पहले उगता है, इसलिए पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए एक मानक रेखा की जरूरत पड़ी। मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक रेखा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है हर बार, सीटेट हो या एचटेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो ये याद रखना। भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री। फिर है मिर्जापुर का क्या महत्व है? तो ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास में है मिर्जापुर, वहां से होकर के गुजरती है, जिससे ये पूरे देश का आधिकारिक समय माना गया है। तो कहाँ से गुजरती है हमारी मानक समय रेखा? मिर्जापुर से। फिर है अक्षांश बनाम देशांतर। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है, फिर भी उत्तर दक्षिण की और दूरी जो है पूर्व पश्चिम से अधिक लगती है। दोनों में सेम डिफरेंस है 30 डिग्री का, लेकिन फिर भी हमें उत्तर दक्षिण की दूरी जो है वो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा क्या लगती है? अधिक लगती है। घड़ियों का समय ये क्यों लगती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बुक में पढ़ेंगे, सिर्फ हमें मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं शॉर्ट में, वो पढ़ने हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट घड़ियों का मिलान। मानक रेखा के कारण ही जो डिब्रूगढ़ है असम में और द्वारका है गुजरात में, वहाँ की घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं। किसकी वजह से? मानक रेखा होने की वजह से। क्या है? दोनों का समय एक है, वरना क्या होगा इनमें? 2 घंटे का जो है अंतर होगा। मानक रेखा की वजह से सेम जो है टाइम दिखाती हैं सभी घड़ियाँ। फिर है भाग 4 में भारत और विश्व। एशिया में क्या स्थिति है? तो भारत जो है एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में है। कि कहाँ पे है? दक्षिण में केंद्रीय स्थिति में स्थित है, जो इसे पूर्व और पश्चिमी एशिया से जोड़ता है। समुद्री मार्गों का केंद्र है। प्राचीन काल से ही जो भारत है वहाँ के समुद्री मार्ग पश्चिम में यूरोप हो गया और पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया, उसको जोड़ने का क्या करते हैं? काम, उनको आपस में जोड़ने का केंद्र बिंदु मानते हैं। फिर है स्वेज नहर। इसका प्रभाव क्या है? तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की यात्रा 7,000 किलोमीटर छोटी हो गई थी, जिससे कि व्यापार और अधिक बढ़ गया था। तो भारत से यूरोप की यात्रा में कितना चेंज हुआ? 7,000 किलोमीटर का। किसकी वजह से? स्वेज नहर की वजह से। और कब खुली थी ये? 1869 में। विचारों का आदान प्रदान। तो भारत के जो प्राचीन दर्शन जैसे कि उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, पंचतंत्र की कहानियाँ, इन्हीं मार्गों से दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंची थी।
यानी कि हमारे विचार जो हम इनमें पढ़ते आए हैं शुरू से ही, वो दूसरे देशों में भी पहुंच चुके हैं इन मार्गों की वजह से, शॉर्टकट की वजह से। फिर है दशमलव प्रणाली। भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली है, इसी भौगोलिक संपर्क के कारण विश्व में फैल सकी है। फिर मसालों का जो व्यापार है, वो भारतीय जो मसाले हैं, मलमल का कपड़ा हो गया और अन्य कीमती सामान भी प्राचीन काल से ही विश्व के बाजारों में शुरुआत से प्रसिद्ध है, ये भी हम पढ़ते आए हैं। क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी में हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हैं। विदेशी वास्तुकला। भारत पर केवल निर्यात का ही असर नहीं पड़ा, यानी कि हमने सिर्फ चीज़ें निर्यात नहीं की, बल्कि विदेशों से चीज़ें मंगवाई भी हैं। विदेशों की चीज़ों का हम पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। बल्कि यूनानी जो मूर्ति कला है, पश्चिमी एशिया की जो गुंबद निर्माण कला है, उसका प्रभाव भी हमारे स्मारकों के ऊपर दिखाई दिया है। सिल्क रूट, यानी कि हमने अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया, तो दूसरे के विचारों को हमने अपनाया भी है। फिर है सिल्क रूट, तो भूमि मार्गों या फिर दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क समुद्री मार्गों से भी पुराना है, यानी कि सबसे पहले दर्रों के जरिए ही हमारा जो है संपर्क जुड़ा था दूसरे देशों से। फिर रणनीतिक लाभ क्या है, तो हिंद महासागर में भारत की शीर्ष यानी कि हेड के स्थिति इसे समुद्री सुरक्षा या फिर व्यापार में दबदबा प्रदान करती है। सांस्कृतिक पुल की बात करें तो भारत ने पूर्व में कहाँ पे, पूर्व में वियतनाम, इंडोनेशिया से लेकर के पश्चिम में अरब देशों तक एक सांस्कृतिक पुल का काम किया है भारत ने। फिर है भारत के पड़ोसी देश, तो दक्षिण एशिया में स्थान क्या है। भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, जिनकी सीमाएं लगभग हर पड़ोसी देश से लगती हैं। राज्यों की संरचना की बात करें तो इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर पश्चिम सीमा की बात करें तो यहाँ भारत की सीमाएं पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से मिलती हैं। उत्तर पश्चिमी एरिया में उत्तर की सीमा की बात करें तो उत्तर में चीन यानी कि तिब्बत से, नेपाल, भूटान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पूर्व की सीमा की बात करते हैं इस एरिया की, पूर्व की, तो म्यांमार से, बांग्लादेश से अपनी सीमा जो है साझा करता है भारत। फिर बांग्लादेश का विशेष जो है तथ्य क्या है कि भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा रेखा या फिर जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर इसके साथ में लगती है। फिर समुद्री या फिर पड़ोसी, इनकी बात करें, नेक्स्ट है समुद्री पड़ोसी। समुद्र में जो समुद्री देश हैं, पड़ोसी देश, उनकी बात करें तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, द्वीप हैं, जो कि एक तो श्रीलंका हो जाएगा और एक मालदीव हो जाएगा। पाक जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक पतली समुद्री जल संधि है जो दोनों को अलग करती है। तो पाक जल संधि किस किस को अलग करती है, भारत को श्रीलंका से, याद रखना। मन्नार की खाड़ी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक उथला समुद्री क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी। मालदीव की स्थिति की बात करें तो मालदीव द्वीप जो है समूह भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है और यह स्वतंत्र देश है। फिर है प्राकृतिक अलगाव। प्राकृतिक रूप से जो अलगाव है वो हिमालय और समुद्र ने भारत को शेष एशिया से एक प्राकृतिक सुरक्षा, यानी कि हिमालय ने और समुद्र ने भारत को जो बाकी का एशिया है उससे एक प्राकृतिक सुरक्षा दी है और अलग पहचान दी है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है। फिर है त्रिपुरा की स्थिति। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। क्षेत्रीय सहयोग, तो भारत अपने पड़ोसियों के साथ में मिलकर के सार्क जैसे संगठनों के माध्यम से शांति और व्यापार को बढ़ावा भी देता है। कर्क रेखा और उसके पड़ोसी की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में से केवल चीन और म्यांमार, याद रखना, चीन और म्यांमार जैसे देशों के पास से ही कर्क रेखा के अक्षांश गुजरते हैं, चीन के दक्षिण से। और लास्ट में बात करें इस चैप्टर में निष्कर्ष की, तो अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और विशाल आकार की वजह से ही भारत प्राचीन काल से ही विश्व राजनीति और व्यापार का केंद्र रहा है। अब इसके बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे भी क्लियर हुई हैं, शॉर्ट में भी, और जो हम चैप्टर करेंगे तो ये चीज़ें हमें, ये हम क्लास लेंगे ना तो आगे जो बुक में से पढ़ेंगे ना तो इतना हेडेक नहीं होगा, बिल्कुल सारी चीज़ें इजी और पढ़ी हुई देखी देखी लगेंगी, तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। स्टोरी के तौर पे हम बुक में से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं, भारत का जो भौगोलिक आकार है, भूगर्भिक इतिहास, टेक्टोनिक प्लेट्स, इसके बारे में। सेकंड चैप्टर, सबसे पहला पॉइंट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, पृथ्वी की
ऊपरी सतह 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है, जो भूपटपट्टी जिसको हम बोलते हैं। इन प्लेटों की गति के कारण ही क्या होता है, यानी कि हिलने डुलने से, इन गति करने से ही भूकंप, ज्वालामुखी या फिर पर्वतों का निर्माण होता है। इन आकृतियों का निर्माण होता है। कोई भी गतिविधि होती है तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है टकराने से। फिर है प्लेटों की गतियाँ। गतियों का क्या मतलब होता है कि इनकी गति के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो ये प्लेट 3 तरह से चलती हैं। एक दूसरे के पास आती हैं ऐसे, या तो एक दूसरे के पास आती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे के बगल से खिसक जाती हैं। क्या होती हैं? बगल से खिसक जाती हैं। गोंडवाना लैंड की बात करें तो प्राचीन काल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही विशाल भूभाग के हिस्सा थे, जिनको बुलाते थे गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड। फिर है टेथिस सागर। तो गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ गई थी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी। इसी दोनों के बीच में, इस स्थिति को, दोनों के बीच की स्थिति को जो है टेथिस सागर के अवसाद के ऊपर उठने से हिमालय का जो है निर्माण हुआ था। तो ये थी टेथिस सागर। दोनों प्लेट के आपस में टकराने, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से, इनके अवसाद के ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हुआ था। उसके बाद है हिमालय का उत्थान। तो हिमालय दुनिया की सबसे नई और ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी कि अभी भी इसका जो है ऊपर की ओर बढ़ रही है। फिर है युवा पर्वत। तो हिमालय को युवा वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। किसको? हिमालय को, क्योंकि इसका निर्माण भूगर्भिक रूप से हाल ही में हुआ है। इसका विस्तार तो ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कहाँ से? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक। आकार की बात करें तो ये चाप की आकृति का है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल में बात करें तो 150 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में 400 है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। चाप की आकृति का है, आर्क जैसा। फिर है महान हिमालय। तो ये सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और यहाँ की चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। इसको बोलते हैं महान हिमालय या हिमाद्री। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर और इसी महान हिमालय का हिस्सा है, नेपाल में है। कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में हिमालय का हिस्सा है। फिर है कंचनजंगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ये है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। कहाँ पे हो जाएगी? सिक्किम में है। फिर है हिमाचल। निम्न हिमालय की बात करें तो हिमाद्री के ही दक्षिण में स्थित श्रेणी है। यहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल ये सभी स्थित है। ये कहाँ पे है? निम्न हिमालय में। फिर हो जाएगी शिवालिक, 13 नंबर है ये शिवालिक। ये हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणतम श्रेणी है, बाहरी और दक्षिणतम शिवालिक श्रेणी, और ये 900 से 1100 मीटर के बीच में है। कितनी ऊंचाई पे है? 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पे। फिर है दून्स, जो कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटियों को दून कहते हैं, जिनसे देहरादून या कोटली दून। तो ये याद रखना, देहरादून या कोटली दून कहाँ पे है? निम्न हिमालय या शिवालिक के बीच में। फिर है प्रादेशिक विभाजन। हिमालय को नदियों के आधार पे जो है बांटा गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय यानी कि सिंधु सतलुज, कुमाऊं हिमालय यानी कि सतलुज और काली, नेपाल हिमालय यानी कि काली और तीस्ता नदी, फिर है असम हिमालय यानी तीस्ता और दिहांग नदी। तो नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है हिमालय का। पूर्वांचल, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि पटकाई हो गई, नागा हो गई, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम याद रखना, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ। फिर है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की बात करें तो इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप हैं उनसे हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ। इसका क्षेत्रफल, ये मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा। कृषि का केंद्र यानी कि समृद्ध मिट्टी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, अनुकूल जलवायु है। इसकी वजह से भारत का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र इसको मानते हैं।
उत्तरी मैदान को। सबसे ज़्यादा आबादी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी फसल होती है, सारी अनुकूल चीज़ें हैं, पर्याप्त पानी भी है, अनुकूल जलवायु भी है, मिट्टी भी अच्छी खासी है, तो पैदावार भी अच्छी होती है और इसी वजह से आबादी भी अच्छी है। भाबर की बात करें, भाबर, तराई, बांगर और खादर, और ये चारों याद करना क्योंकि ये मिलान में कई बार पूछे गए हैं स्टेट में। भाबर को बात करते हैं तो हिमालय के नीचे उतरते समय नदियाँ शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कंकड़ जमा करती हैं, जहाँ से नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और इसी बोलते हैं भाबर। फिर है तराई क्षेत्र। तो भाबर के दक्षिण में जहाँ पर नदियाँ दोबारा जमीन के ऊपर दिखाई देती है, वहाँ पे एक नम और दलदली एरिया है जिसको बुलाते हैं तराई, नम और दलदली क्षेत्र को। बांगर कौन सा है? तो उत्तरी मैदान का वह पुराना हिस्सा, बांगर याद रखना पुराना हिस्सा है, और जो खादर हो जाएगी वो नई मिट्टी और बांगर हो जाएगी वो पुरानी मिट्टी। पुराना हिस्सा जो ऊंचाई पर है और जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यहाँ की मिट्टी में कंकड़ यानी कि कैल्शियम निक्षेप पाए जाते हैं। खादर जो होती है वो नई और युवा मिट्टी होती है बाढ़ के मैदानों की, ये बहुत उपजाऊ होती है और गहन खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो खादर होती है, नई मिट्टी होती है और उपजाऊ होती है। बांगर होती है वो पुरानी मिट्टी पाई जाती है और इसमें मिट्टी में कंकड़ यानी कि कैल्शियम निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये तीनों चारों याद रखना आप। फिर है दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जैसे कि गंगा यमुना दोआब। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। तो पुरानी भूमि की बात करें तो ये मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है और ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा यानी प्राचीन हिस्सा है पुरानी भूमि। मध्य उच्च भूमि, तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठार का जो हिस्सा है, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, उसको हम बुलाते हैं मध्य उच्च भूमि। दक्कन के पठार की बात करें तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है जिसको हम दक्कन का पठार बुलाते हैं। फिर है काली मिट्टी। तो इस पठार के पश्चिमी भाग में, दक्षिण के जो ये दक्कन का पठार है, इसके पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी से बनी हुई काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ पाई जाती है। पश्चिमी घाट, यह अरब सागर के तट के समानांतर है। कहाँ पे है? अरब सागर के तट के समानांतर पश्चिमी घाट। ये जो गुजरात वाला एरिया है ना, ये वाला, यह निरंतर और इसे केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। इसको केवल हम जो है दर्रों के पार्स के माध्यम से ही पार कर सकते हैं। पूर्वी घाट की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर है और ये कटा छटा है और अनियमित है क्योंकि नदियाँ इसे काट करके समुद्र में गिरती हैं। फिर है अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अनाईमुड़ी। कहाँ पे है? दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट में। महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, ये बात याद रखना। ये दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की है अनाईमुड़ी। महेंद्रगिरी पूर्वी एरिया की है। कौन सी? पूर्वी एरिया की। ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी एरिया की। फिर है ऊटी और कोडाईकनाल। ऊटी और कोडाईकनाल, ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर है ऊटी। फिर है थार मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित रेतीला मैदान है और यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है यहाँ पे। फिर है लूनी नदी, ये मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी नदी की बात करें तो मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। बरकान की बात करें तो अर्धचंद्राकार, हवा से जो मिट्टी उड़ करके इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे, बालू के टिब्बे बन जाते हैं जिनको नाम दिया गया अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को बरकान। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के स्थित जो संकीर्ण पट्टी है उसके 3 भाग हैं, कोंकण, मुंबई, गोवा, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट केरल में। तीनों को पश्चिमी तटीय मैदान का नाम दिया गया है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी के बीच का जो चौड़ा मैदान है उसको पूर्वी तटीय मैदान, और इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का चौड़ा मैदान, इसके उत्तरी भाग को बुलाते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को बुलाते हैं कोरोमंडल तट। फिर है चिल्का झील। तो उड़ीसा में स्थित खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। स्थान याद रखना, उड़ीसा में है चिल्का झील खारे पानी की। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में। ये प्रवाल जो कोरल्स होते हैं उनसे बना हुआ है और इनका मुख्यालय है कवरत्ती।
फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैले द्वीपों की एक श्रृंखला है और ये आकार में बड़े और संख्या में अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निकोबार जो है द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है याद रखना, निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप पे। फिर है प्राकृतिक विविधता का लाभ क्या है, जो प्राकृतिक विविधता पाई जाती है भारत में उसका क्या लाभ है। तो पहाड़ पानी के स्रोत हैं, मैदान अनाज का भंडार है, पठार जो है खनिजों के स्रोत हैं और जो तटीय एरिया है वो व्यापार और मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही खूबसूरत विविधता है भारत की। चारों चीज़ें हमें बहुत सी चीज़ें देती हैं। मैदानी भागों में काफ़ी जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो अनाज काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो अनाज का भंडार हो गया। पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, हिमनद से भी पानी आता है, बरसात से भी पानी आता है, जल के स्रोत हो गए। पठारों में खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं पठारी एरियाज में, और जो तटीय सीमाएं लगती हैं वहाँ से व्यापार और मछली पकड़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है प्रवाल, ये सूक्ष्म समुद्री जीव हैं जो कि उथले और गर्म पानी में रहते हैं। इनके कैल्शियम कार्बोनेट के स्राव से जो होते हैं उनसे द्वीप बनते हैं, प्रवाल द्वीप जिनको हम बोलते हैं। फिर है जल विभाजक, पश्चिमी घाट भारत का मुख्य जल विभाजक है। जल विभाजक का मतलब होता है एक ऊंची उठी हुई भूमि होती है जो कि पानी को दो भागों में बांट देती है अलग अलग। तो इस वजह से जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी घाट जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर ऊंची उठी हुई भूमि है। यहाँ से पानी को दो भागों में बांट देती है, एक इस साइड जो कि इस तरह से बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है और एक इस साइड जो कि यहाँ अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, तो पानी को दो भागों में बांटता है। सतपुड़ा और विंध्य बात करें तो ये मध्य भारत की पर्याप्त पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्य। फिर है नर्मदा घाटी, तो विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में बहने वाले जो भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली, उसको हमने नाम दिया है नर्मदा घाटी, किसके, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। फिर है पर्वतीय दर्रे, तो जोजिला हो गया, सिपकिला हो गया, नाथुला जैसे दर्रे प्राचीन काल से ही व्यापारिक मार्ग रहे हैं। और एक क्वेश्चन दर्रों में से जरूर आएगा, एक नदियों का आएगा, एक आपकी जो है दर्रों से पूछा जाएगा, एक आपका जो उपजाऊ मिट्टी है उससे पूछा जाएगा, जैसे खादर बांगर मैंने बताया था ना पहले, उन सभी के मिट्टी के प्रकार के बारे में। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है इसमें से। फिर है नदियों का प्रवाह, तो प्रायद्वीप की अधिकांश जो नदियां हैं जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि पठार का ढाल जो है पूर्व की ओर है। पठार का ढाल किसकी तरफ है, पूर्व की ओर है। तो नदियों का प्रवाह है, प्रायद्वीप की जो अधिकांश नदियां गोदावरी कृष्णा हो गई वो पूर्व की तरफ बहती हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत की ये विविध भौतिक जो आकृतियां हैं एक दूसरे के पूरक हैं और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाती हैं, यानी कि विविधता ही सबसे खूबसूरत बनाती है भारत को। फिर है नेक्स्ट अपवाह तंत्र, यानी कि नदियों के बारे में बात करेंगे। तो अपवाह क्या है, किसी क्षेत्र की जो नदी प्रणाली है उसके जाल को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र या अपवाह, नदियों का जाल फैला हुआ नदी प्रणाली। फिर है अपवाह द्रोणी, एक मुख्य नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस क्षेत्र का जल बहा करके ले जाती हैं उस नदी की द्रोणी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस नदी की द्रोणी कहा जाता है। जल विभाजक अभी मैंने बताया था, कोई भी ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जैसे कि पर्वत हो गई या कोई भी ऊंची भूमि हो गई, कोई पठार हो गया, या जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग कर देती है, वो उसको नाम दिया गया है जल विभाजक। जैसे कि अंबाला शहर जो है वो सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के बीच में स्थित है, ये दोनों को अलग कर देती है। कौन, अंबाला शहर, कौन करता है, सिंधु और गंगा नदी को अंबाला शहर। फिर विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी की बात करें तो अमेजन नदी, कौन सी है, अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका की अपवाह द्रोणी विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की बात कर रहा है। फिर भारत की बात करें तो गंगा नदी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी द्रोणी है, भारत की कौन सी है, गंगा। और विश्व की बात करें तो अमेजन नदी। अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो नदियाँ जिस आकृति में बहती हैं उसको प्रतिरूप कहते हैं, यानी कि किसी भी आकार में नदियाँ बहती हैं, जैसे कि ध्रुमाकृतिक हो गई, पेड़ की शाखाओं के जैसे, जालीनुमा हो गई, आयताकार हो गई, अरीय हो गई। तो नदी किसी भी तरीके से बह सकती है, वो उस वहाँ की भूमि पर भी बात करते हैं, एक तो उसका कटाव करती है, अगर नरम भूमि है तो, कठोर में बहती है तो अलग तरीके से बहेगी, चट्टानों से बहेगी तो अलग तरीके से बहेगी, मैदानों में आके अलग तरीके से बहेगी, तो वो अपना आकार
वहाँ की जो है किस एरिया में बह रही है उस हिसाब से डिपेंड करता है उसके ऊपर। फिर है बारहमासी नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जिनको हम बारहमासी बोलते हैं क्योंकि इनमें वर्षा की भी पानी होता है और जो पर्वतों की बर्फ़ पिघलती है ना हिमनद, उनसे पिघलने वाला पानी भी यहाँ पे मिलता है, इसलिए इनको बारहमासी यानी कि 12 महीने पानी इनमें रहता है। जो पानी की मात्रा इनमें हमेशा बनी रहती है, सूखती नहीं है, तो इनको बोलते हैं बारहमासी। फिर है गार्ज। तो हिमालय की नदियाँ पहाड़ों को काट के गहरे गार्ज का यानी महाखंडों का निर्माण करती हैं। नदी की अवस्थाओं की बात करें तो ये नदियाँ अपने ऊपरी भागों में तिरव अपरदन करती हैं, ऊपरी भागों में तिरव अपरदन करती हैं और अपने साथ में भारी मात्रा में सिल्ट या फिर बालू ढोकर के लाती हैं। ढलान से गिरती है ना, तो इसलिए अपरदन ज़्यादा करती हैं ऊपरी भागों में। फिर है विसर्प और गोखुर झील। तो नदियाँ ऐसे सांप की तरह लहराती हुई जिनको हम बोलते हैं विसर्प। मैदानी भागों में नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी कहाँ पे बनाती हैं विसर्प आकृति, मैदानी एरिया में आकर के विसर्प रूप में बहती हैं और कभी कभी जो है रास्ता बदलकर गोखुर झील ओक्सबो लेक का निर्माण करते हैं। यानी कि जो ये एरिया है ना रास्ता, इसी को बोलते हैं। ये ऐसे गहरा होता हुआ जाता है और या बीच में से कट जाता है, तो एक अलग तरह की इस तरह से झील सी बन जाती है जिसको नाम देते हैं गोखुर झील। फिर डेल्टा। समुद्र में गिरने से पहले ये नदियाँ विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर है सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो उद्गम कहाँ पे है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। याद रखना उद्गम स्थान पूछ ले इनका, ये किस में गिरती हैं, कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कोई जो है अरब सागर में गिरती हैं, कुछ के जो है डेल्टा बनाती हैं, कुछ कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। नदी जो है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से। प्रवेश है ये लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी, लद्दाख में से, दमचौक से। सहायक नदियाँ की ये बात करें तो जास्कर हो गई, नुब्रा, श्योक और हुंजा लद्दाख क्षेत्र में इससे मिलती हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। पंचनद की कौन कौन सी 5 नदियां इसमें शामिल हैं पंचनद में, तो एक तो सतलुज हो गई, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सारी नदियां मिठानकोट के पाकिस्तान के पास में सिंधु नदी में मिलती हैं, पंचनद का निर्माण करती हैं। लंबाई और अंत पूछ ले तो इनकी कुल लंबाई हो जाएगी 2900 किलोमीटर और अंत में कराची के पूर्व में ये अरब सागर में गिरती हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ और सिंधु नदी ये सारी कहाँ पे जाके गिरती हैं, अरब सागर में, याद रखना। फिर सिंधु जल समझौता 1960, इसकी बात करें तो यह संधि के अनुसार भारत जो है सिंधु नदी तंत्र के कुल जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। कितना कर सकता है, सिर्फ 20% उपयोग कर सकता है। फिर है गंगा नदी तंत्र, नेक्स्ट है गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा ये अलग अलग इनके नाम हैं। गंगा की मुख्य धारा होगी भागीरथी, गंगोत्री हिमालय से निकलती है और देवप्रयाग में यानी उत्तराखंड में अलकनंदा से मिलकर के गंगा का नाम इसको मिलता है। किस में मिलती है, अलकनंदा में, और फिर गंगा कहलाती है। मैदान में प्रवेश करती है गंगा हरिद्वार के पास में, पहाड़ों को छोड़ करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है, कहाँ पे, हरिद्वार में। फिर है यमुना नदी, यह यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में इलाहाबाद में ही गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है। नेपाल से आने वाली जो सहायक नदियाँ होंगी जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय से निकलती हैं। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर इसकी वजह से कई बार बाढ़ आ जाती है। पहाड़ से आने वाली नदियाँ चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन नदियाँ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों से बहती हैं। फरक्का पश्चिम बंगाल में है, यहाँ जो है गंगा 2 भागों में बट जाती है पश्चिम बंगाल में, एक तो हुगली वितरिका और मुख्य धारा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर होगी मेघना, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को, जो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र का आपस में मिलाप होता है जिसको हम बोलते हैं संगम होना, उनको हम बुलाते हैं मेघना। तो ये याद रखना, बांग्लादेश में संगम होता गंगा ब्रह्मपुत्र का, उसको क्या नाम दिया गया है, मेघना। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बहने वाला सुंदरवन डेल्टा बनाती है और यहीं पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों। ये पीछे जो है मेघना पूछा नहीं गया है, मेरे को लग रहा है कि इस बार हो सकता है पूछ ले। सुंदरवन डेल्टा वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, PYQ जिसने भी किए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
सिंधु नदी तंत्र कर लिया, गंगा नदी तंत्र कर लिया, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत में उद्गम होता है, यानी कि यह तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और इसको वहां पर क्या नाम मिला है? सांगपो कहा जाता है। नामचा बरवा तो अरुणाचल प्रदेश में ये एक यू टर्न ऐसे लेती है और ये भारत में वहां से प्रवेश करती है, जहां पे इसको दिहांग कहा गया है। ब्रह्मपुत्र को क्या नाम दिया गया है? दिहांग। फिर है तिब्बत, यानी कि शीत और शुष्क क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं तिब्बत को। इसमें पानी और सिल्ट जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन भारत में वर्षा वाला एरिया होता है और इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है भारत में प्रवेश करते ही। फिर नदी द्वीप तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में कई नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है, जैसे कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। किससे निर्माण हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी से। कहाँ पे हुआ? असम में। और नाम क्या है? माजुली द्वीप। बाढ़ हर साल वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र असम और बांग्लादेश में भारी तबाही भी मचा देती है। कौन? ब्रह्मपुत्र असम और बांग्लादेश में। फिर है प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो मौसमी नदियाँ, जो कि मौसम के अकॉर्डिंग इनमें पानी पाया जाता है। ये नदियाँ वर्षा पर डिपेंड करती हैं और शुष्क मौसम में इनका जल स्तर जो था वो काफ़ी कम हो जाता है। मुख्य जल विभाजक की बात करें तो पश्चिमी घाट है प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक जिसको हम बोलते हैं। फिर है नर्मदा द्रोणी, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और एक भ्रंश घाटी में बहती हुई और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी के द्वारा बनता है? नर्मदा के द्वारा भ्रंश घाटी में। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। ताप्ती द्रोणी की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा द्रोणी, यानी कि सतपुड़ा श्रेणियों से निकलती है और नर्मदा के समानांतर ही बहती हुई, यानी कि साथ साथ उसके बहती हुई चलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही, ये वाली नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम में बह करके ज्वार नद मुख बनाती हैं, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती। यहाँ पे लिखा है ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। फिर है गोदावरी, दक्षिणी गंगा जिसको बोलाते हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय नदी भारत की है। फिर है महानदी, ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा द्रोणी की बात करें तो यह महाबलेश्वर के पास से निकलती है और तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी सहायक नदियाँ। कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। कावेरी द्रोणी ये पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती हैं। शिव समुद्रम प्रपात इसी नदी पर है, तो ये पूछा गया है शिव समुद्रम कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी, यानी कावेरी द्रोणी पर पे ये पूछा गया है। PYQ आपका शिव समुद्रम कौन सी नदी पे है? कावेरी। फिर है झीलें यहाँ की, तो सबसे पहले होगी वुल्लर झील कश्मीर। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण भूगर्भिक क्रियाओं से हुआ है, मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक झील है। वुल्लर झील मीठे पानी की है कश्मीर में। फिर है लैगून, तो तटीय क्षेत्रों में समुद्र से अलग हुई जो खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे कि चिल्का हो गई उड़ीसा में, और पुलिकट और कोलेरू, लिए इनको क्या नाम दिया गया? लैगून। तटीय क्षेत्रों में समुद्र से अलग हुई खारे पानी की झीलें। फिर है मीठे पानी की झीलें, डल झील हो गई, भीमताल हो गई, नैनीताल हो गई, लोकताक झीलें हो गई। ये हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, मीठे पानी की झीलें हैं सारी। डल झील है मीठे पानी की है, भीमताल है ये भी मीठे की है, नैनीताल और लोकताल चारों झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। मानव निर्मित झील की बात करें तो नदियों पर बांध बनाने से भी झीलें बनती हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना, यहाँ पे जो बनी झील है वो क्या है? मानव निर्मित झील है। इनका महत्व तो झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं, बाढ़ को रोकती हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं। तो झीलों का महत्व क्या है कि बाढ़ को रोकती हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं। फिर है जीवन रेखा, नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व और उनका प्रदूषण। जीवन रेखा की बात करें तो प्राचीन काल से ही नदियां मानव बस्तियों का केंद्र रही हैं। शुरुआत में हमने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं उससे पहले जो मानव के बारे में, बस्तियों के बारे में पढ़ते हैं ना कि कहाँ बसे थे लोग, तो सबसे पहले नदियों के किनारे ही उन्होंने बसने की जगह ढूंढी थी, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा, कुछ भी चीज़ें चाहिए होंगी तो वो ऐसा एरिया देखते थे जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी हो। पानी के लिए जो पहली नीड होती है ना पानी की,
तो वो उनको चाहिए होती थी। कृषि और उद्योग की बात करें तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में स्थित सिंचाई, जल विद्युत और नौ संचालन के लिए नदियाँ आधार मानी गई हैं। फिर है दक्ष नदी प्रदूषण। तो शहरों को गंदा पानी जो होता है, उद्योगों को जो रासायनिक कचरा होता है, ये नदियों में गिरने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, सभी को पता है ये चीज़ें। तो स्वच्छीकरण यानी कि नदियों में खुद को साफ करने की क्षमता होती है, जैसे कि गंगा का जल हो गया। लेकिन कचरे की मात्रा क्षमता से यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो ये क्षमता जो उनके पास में, नदियों के पास में, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नदी संरक्षण योजना। तो प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाएं, नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। लास्ट में है निष्कर्ष। नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, प्राकृतिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा भी है। तो ये था नदियों वाला चैप्टर। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आराम से, एक क्वेश्चन आपका आराम से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए बोला है कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करके चलती है। फिर है नेक्स्ट जलवायु। जलवायु अगला चैप्टर है जलवायु, क्लाइमेट के बारे में। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, किसी भी विशाल क्षेत्र में लंबे समय यानी कि 30 वर्ष से अधिक की मौसम अवस्थाओं का कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। इतने लंबे समय तक जो वहाँ का मौसम क्या रहा है, उसकी अवस्थाओं पे डिपेंड करके हम क्या निकालते हैं कि भाई इस यहाँ की जलवायु ऐसी है। मौसम क्या बोलते हैं, किसी विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को, यानी कि यह दिन में कई बार बदल सकता है कि मौसम, आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा था, सुबह मौसम चेंज हो जाता है, बादल आ जाते हैं, शाम को खुला मौसम होता है, इस प्रकार से हर दिन में भी कई बार चेंज हो सकता है। फिर है तत्व, एलिमेंट। तो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, ये जलवायु और मौसम दोनों के ही मुख्य तत्व है। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहेगा या जलवायु कैसी होगी। तो ये तत्व याद रखना, कौन सा नहीं है पूछ लेगा आपसे। और एचटेट में सिर्फ ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि ये आपको 4-5 चीज़ें दे करके पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गई, पवन हो गई, आर्द्रता हो गई और वर्षण, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये जलवायु और मौसम के मुख्य तत्वों के रूप में माने जाते हैं। फिर मानसूनी जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु को मानसूनी कहा गया है। भारत की जलवायु को क्या कहा गया है, मानसूनी। और ये शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला हुआ, जिसका अर्थ होता है ऋतु। फिर है क्षेत्रीय भिन्नता। तो केरल में जो क्षेत्र यानी कि क्षेत्र विशेष के अनुसार मौसम में या जलवायु में कितना चेंज है, ये बताता है कि केरल में रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि उसी समय पे लद्दाख के द्रास में जो ये मौसम है ये -45 डिग्री तक गिर सकता है। तो केरल में इतना तापमान हो सकता है, और उसी टाइम पे अगर हम लद्दाख की बात करें तो माइनस में जा कर के तापमान हो सकता है। तो इतना जो है क्षेत्रीय भिन्नता है, इतने जो है अक्षांशों में जितना भी विस्तार होता चला जाएगा ना मौसम और जो चीज़ें हैं उनमें उतना ही अंतर होता जाएगा। वर्षण का रूप बात करें तो हिमालय में वर्षण बर्फ़ के रूप में होता है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में वर्षा के रूप में होता है। तो वर्षण का भी रूप अलग अलग है। वर्षा में अंतर, तो मेघालय में साल भर में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि लद्दाख और जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो वर्षा में भी चेंज है। फिर है अक्षांश। पृथ्वी की गोलाई के कारण जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं ना, ये बताया है इसमें। अक्षांश है, पृथ्वी की गोलाई के कारण विषुवत वृत्त यानी कि जो इक्वेटर है वहाँ से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है, और भारत की बीच से यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु पाई जाती है। ये आपको पता है। भारत का सही मैप मैं बना यहाँ पे एक तो जगह भी नहीं है, थोड़ा सा आइडिया तो है मेरे को, वैसे मैं बिल्कुल तो नहीं बोल सकती कि नहीं आता। यहाँ पे अक्षांश लगा लो आप। हमारा जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भारत से नीचे ही है, उसके ऊपर जाने पर 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की जो शुरुआत होती है, तो यहाँ से लगा लो आप। और फिर यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ से आपके भारत की जो रेखा गुजरती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की जो ये वाला एरिया हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय एरिया, और ये वाला हो गया उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय एरिया। तो यहाँ पे जो होती है ठंड होती है थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे जो होती है वो गर्म होती है। किस वजह से होती है ये भी आपको पता है कि सूर्य है हमारा, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे गिरती हैं, उष्ण कटिबंधीय यानी कि जो यहाँ पे इक्वेटर पे, यहाँ पे लगा लो, ये वाला नहीं,
यहाँ पे इक्वेटर पे सीधी गिरती हैं सूर्य की किरणें, और बाकी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और इसी वजह से वहाँ पे गर्मी नहीं बल्कि क्या होती है, यहाँ पे जितनी भी तिरछी जाएंगी उतनी ही ठंड होती जाएगी। वहाँ पे जितनी कम सूर्य की किरणें पहुँचेंगी वहाँ उतनी ही ठंड मिलेगी। तो ऊपर का एरिया होता है वो वह जितना ऊपर जाओगे आप उतनी ही ठंड आपको देखने को मिलेगी। तो ऊंचाई के साथ साथ हम जमीन से ऊपर पहाड़ों की तरफ जब जाते हैं ना, तो वायुमंडल विरल होता जाता है और तापमान भी घटता जाता है, और इसीलिए पहाड़ गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, वहाँ पर ठंड मिलेगी आपको। फिर है वायुदाब और पवन। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हवा उच्च दाब से निम्न की ओर बहती है, निम्न से उच्च की तरफ बहती है। तो इसमें आपको पूछ लेगा कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, वो भी पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये याद रखना, नहीं वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और बहुत से जो है एक तो सीटेट में पूछे जाते हैं कथन और कारण वाले लंबे लंबे क्वेश्चन। एचटेट में हो सकता है सीटेट की अपेक्षा थोड़े छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे। कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, गलत नहीं है, ये भी पूछ लेगा। तो कंफ्यूज कर देगा आपको वो नहीं वर्ड लगा के। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, नो दिखे नहीं दिखे उसके ऊपर आप पेन से, उसी में क्वेश्चन पेपर में आपको पेन चलाने की मनाही नहीं है, वहीं पर टिक कर दो आप, ताकि आंसर टिक करते समय वो पेन आपको दिखे कि यहाँ पे नहीं पूछा है। वायुदाब और पवन की बात करें तो हमेशा हवा उच्च दाब से निम्न की ओर बहेगी। समुद्र से दूरी की बात करें तो समुद्र के पास के इलाके हैं जैसे कि मुंबई हो गई, वहाँ का तापमान लगभग एक समान रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं जैसे दिल्ली की तरफ, तो गर्मी और सर्दी बहुत अधिक महसूस होती है, और इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय अवस्था। महासागरीय धाराओं की बात करें तो समुद्र तट की जलवायु को गर्म और ठंडी जलधाराएं प्रभावित करती हैं। उच्चावच की बात करेंगे तो ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म हवाओं को रोक देते हैं और वर्षा कराने में भी मदद करते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट वर्षा को रोकते हैं। तो उच्चावच की वजह से भी वर्षा कम या ज़्यादा का जो है प्रभाव होता है, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कोरियालिस बल हो गया, पृथ्वी के घूमने की वजह से वो हवाएं जो होती हैं वो अपनी दिशा बदल लेती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, और इसको हम बोलते हैं फेरेल का नियम। जो पृथ्वी हमारी घूमती रहती है ना पश्चिम से पूर्व, इसी को हम बोलते हैं कोरियालिस बल। इसकी वजह से हवाएं अपनी जो है दिशाएं बदलती रहती हैं, इसको दिशाएं जो चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेरेल का नियम। जेट धाराएं, ये ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाएं हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जेट धाराएं। उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं भारत में सर्दियों के मौसम को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? सर्दियों के मौसम। फिर है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। सर्दियों में भूमध्य सागर से आने वाले जो चक्रवात हैं उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी लेकर के आते हैं। कौन लेकर के आते हैं? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। इसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश होती है और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है। फिर है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये विषुवत वृत्त के ऊपर स्थित एक निम्न दाब श्रेणी क्षेत्र है। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र है, जो कि मानसून के समय उत्तर की ओर खिसक जाता है और इससे मानसूनी हवाएं भारत की ओर खींची चली आती हैं। फिर है भारतीय मानसून की कार्य प्रणाली। भारतीय मानसून किस प्रकार से कार्य करता है? स्थल और जल का गर्म होना। गर्मी में जमीन पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है, यानी कि जो स्थल है वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। पृथ्वी, धरती, भूप्रपट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो जल देरी से गर्म होगा और जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। इससे जमीन पर निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर बनता है और समुद्र से हवाएं खींची चली आती हैं। फिर तिब्बत का पठार की बात करें तो गर्मी में ये बहुत ही गर्म हो जाता है, जिससे इसके ऊपर तीव्र वायु धाराएं उठती हैं और मानसून को खींचती हैं। फिर मेडागास्कर के पास का उच्च दाब। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब का क्षेत्र है, भारतीय मानसून की तीव्रता को तय करता है। दक्षिणी दोलन है। प्रशांत महासागर के वायुदाब में बदलाव होने का सीधा असर जो है भारतीय मानसून के ऊपर पड़ता है। फिर है एल नीनो। ये एक गर्म समुद्री जलधारा है और ये पेरू के तट पर बहती है, और इसी की वजह से भारत में मानसून जो होता है वो कमज़ोर हो सकता है और सूखे की स्थिति भी बन सकती है। किसकी वजह से? एल नीनो की वजह से। ये गर्म धारा है, ये याद रखना। एल नीनो गर्म है या ठंडी धारा, ये आपसे पूछेगा। तो ये गर्म समुद्री धारा और पेरू के तट पे बहती है। फिर है लाल नीना। तो ये एल नीनो के बिल्कुल विपरीत है।
एल नीनो के विपरीत। इससे भारत में अच्छी बारिश होती है। किसकी वजह से? ला नीना की वजह से। ला नीना लेकर के आती है बारिश को। फिर है मानसून का आगमन। नेक्स्ट है मानसून का आगमन और उसकी वापसी। मानसून का समय कब का है? तो जून की शुरुआत से लेकर के सितंबर के मध्य तक, यानी कि 100 से 200 दिन मानसून के आने का समय है। फिर है मानसून का फटना। जब सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है तो कई दिनों तक लगातार होती रहती है, उसको बोलते हैं मानसून का फटना। केरल में आगमन कब होता है? तो मानसून सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में केरल तट पे पहुंचती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। भारत में मानसून कहाँ पे सबसे पहले अपनी जो है अटेंडेंस, यानी जिसको हम बोलते हैं अटेंडेंस लगाती है या पहुंचती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, तो वो है केरल के तट पे पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में। दो शाखाओं की बात करें तो भारत के जो प्रायद्वीपीय आकार के कारण मानसून दो भागों में बट जाती है। एक तो अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा में। मिलन स्थल की बात करें तो ये दोनों शाखाएं उत्तर पश्चिमी भारत यानी गंगा के मैदान में जाकर के आपस में ऐसे मिलती हैं। मिलती हैं गंगा के मैदान में। वापसी की बात करें तो सितंबर की शुरुआत में मानसून उत्तर पश्चिमी भारत से पीछे हटने लगती है। भारत की जो ऋतुएं हैं, सीजन्स, उनकी बात करें तो शीत ऋतु में मध्य नवंबर से फरवरी तक। कब तक है? मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं उत्तर में। फिर है पाले की स्थिति। तो सर्दियों में उत्तर भारत में पाला गिरना एक आम बात है और हिमालय के ढालों पर हिमपात होता रहता है, बर्फ गिरती है। मावठ सर्दियों में चक्रवातों के कारण होने वाली हल्की बारिश जो रब्बी गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान है। मावठ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। मावठ जो है किसका नाम है? तो ये चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश है। हल्की हल्की बारिश होती है, सर्दियों में होती है और गेहूं यानी रब्बी की फसल के लिए अमृत के समान है। फिर है ग्रीष्म ऋतु, हॉट वेदर सीजन। मार्च से लेकर के मई तक गर्म सीजन होगा। सूरज के उत्तर की ओर बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ जाता है। लू किसको बोलते हैं? तो लू भारत में गर्मियों की दोपहर में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं और इनसे कभी कभी जान भी जा सकती हैं। कई बार बोलते हैं ना कि लू लग गई है, बहुत ही जो डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आती है, पानी वगैरह बहुत पीना पड़ता है, उसमें गर्मी लग जाती है एकदम से कि बाहर मत जाओ लू लग जाएगी। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल में आने वाली विनाशकारी धूल भरे तूफान और बारिश होती हैं, उनको बोलते हैं काल बैसाखी। तो जो धूल भरे तूफान या बारिश होती है पश्चिम बंगाल में, उनको क्या नाम दिया गया? काल बैसाखी। आम्र वर्षा, ये भी पूछा गया है। कर्नाटक में और केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को बोलते हैं जो आमों के पकने में मदद करती है। ये पूछा गया है कि आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो ये कर्नाटक या केरल, याद रखना। दोनों ही ऑप्शन मिल रहे तो कर्नाटक लगाना आप। वर्षा ऋतु जून से लेकर के सितंबर तक मिलती है। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश इसी समय पे होती है। फिर है मानसून में विराम। जब मानसून में विराम चिन्ह लग जाता है यानी कि वो रुक जाती है तो बोलते हैं मानसून के दौरान कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बारिश नहीं होती है और ऐसे मानसून का विच्छेद या विराम बोलते हैं इनको। फिर है वर्षा का वितरण और प्रभाव। सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, मेघालय में है। दुनिया की सबसे अधिक वर्षा, ज़्यादा औसत वर्षा यहाँ की सैटेलेग्माइट और सैटेलेक्टाइट गुफाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? मौसिनराम में, मेघालय में है। फिर है राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है क्योंकि अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर है और इनको रोक नहीं पाता है। फिर है तमिलनाडु तट। यहाँ गर्मियों के मानसून से बारिश कम होती है लेकिन सर्दियों में लौटते मानसून से ज़्यादा बारिश होती है। तो तमिलनाडु तट में जाते टाइम बारिश होती है, मानसून लौटते टाइम बारिश करती है। फिर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होंगे? तो पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्वी भारत हो गया जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में और उत्तर पूर्वी भारत में। फिर हो जाएगी कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, लद्दाख, गुजरात का कुछ हिस्सा जहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। फिर है बाढ़ और सूखा। मानसून की अनिश्चितता यानी कि कोई भी निश्चित समय नहीं है उसका आने जाने का कुछ भी, तो मानसून की अनिश्चितता की वजह से एक तरफ असम में बाढ़ भी आ सकती है तो दूसरी तरफ राजस्थान में सूखा भी पड़ सकता है। फिर है मानसून एकता का परिचायक। कृषि का आधार भारत की पूरी खेती जो है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। किसानों के लिए एक उत्सव का समय होता है, अगर उनको बारिश समय पे मिल गई ना तो बल्ले बल्ले है, खुश हो जाते हैं किसान। तो नदी घाटियाँ हैं, मानसून का पानी ही हमारी नदियों को साल भर के लिए पुनर्जीवित
करता है। नेक्स्ट है नदी घाटियाँ। तो मानसून का पानी ही हमारी नदियों को साल भर के लिए पुनर्जीवित करता है। त्योहार की बात करें तो भारत के अधिकांश त्योहार जैसे ओणम, बिहू, पोंगल मानसून के और फसल कटाई से जुड़े हुए हैं। फिर है वनस्पति। मानसून ये भी तय करता है कि कहाँ पे सदाबहार वन होंगे और कहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होंगी। एकता की कड़ी की बात करें तो हिमालय द्वारा ठंडी हवाओं को रोकना और मानसून द्वारा पूरे देश को पानी देना, ये भारत की एक विशिष्ट जलवायु पहचान देते हैं दोनों ही। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि मानसून केवल एक मौसम नहीं बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की जीवन रेखा है। नेक्स्ट है भारत की जैव विविधता, जैविक विविधता या जैव विविधता। सबसे पहले पॉइंट क्या दिया गया है, जैव विविधता का विशाल केंद्र। तो भारत विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पौधों की प्रजातियों की बात करें तो भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 47,000। मैंने PYQ में पढ़ा है इसको, कितनी प्रजातियों की बात की गई है भारत में पौधों की, तो 47,000, जिसके कारण ये विश्व के 10वें और एशिया में चौथे स्थान पे है। तो विश्व में बात करेंगे तो कौन से स्थान पे है, 10वें पे, और एशिया में बात करेंगे तो 4th रैंक पे है। फूलों वाले पौधे, भारत में 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व के कुल फूलों का 6% है। जीव जंतुओं की विविधता की बात करें तो यहाँ जानवरों की 90,000 से अधिक प्रजातियां हैं और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। जानवरों की कितनी है, 90,000 है। पौधों की प्रजातियां 47,000 हैं। फूलों की प्रजातियां 15,000 हैं। मछलियों की 2500 हैं। प्राकृतिक वनस्पति, यह वनस्पति जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप से उगती है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, और लंबे समय तक उस पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। अक्षत वनस्पति किसको बोलते हैं, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है और उसे देशज कहते हैं, और जो बाहर से आई है उसको विदेशज कहते हैं। जो मूल रूप से भारत में ही पैदा हुई है वनस्पति उसको क्या बोलते हैं, देशज, और जो बाहर से आई है उसको बोलते हैं विदेशज। फ्लोरा क्या है, किसी भी विशेष क्षेत्र या काल के पौधों के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, फ्लोरा। फाना क्या है, जानवरों की प्रजातियों को क्या बोलते हैं, फाना। जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनको बोलते हैं फाना। अब फ्लोरा और फाना दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखना। ये भी पूछ लेगा फ्लोरा और फाना देकर के कौन सा जानवरों की प्रजाति है, कौन सा पौधों के समूह को बोलते हैं फ्लोरा, और जानवरों की प्रजातियों को फाना। फिर वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, भू भाग हो गया। उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जंगल और घास के मैदान होते हैं और वहाँ पे वन्य जीव रहते हैं। मृदा की बात करें तो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वनस्पति उगती है, जैसे कि मरुस्थल की जो रेतीली मिट्टी होंगी वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ मिलेंगी और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन मिलेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर यानी तापमान। हिमालय की ऊंचाइयों पर तापमान कम होने के कारण भी वनस्पति का स्वरूप है वो भी चेंज हो जाता है। सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने पर वृक्ष गर्मियों में तेजी से बढ़ते रहते हैं। वर्षण की बात करें तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है वहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति विरल पाई जाती है। वनों का महत्व क्या है, तो वन नवीकरणीय संसाधन है जो कि स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और नदियों के प्रवाह को भी नियमित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें इकोसिस्टम की, तो किसी क्षेत्र के पौधे या प्राणी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ में एक तंत्र बनाते हैं जिसको नाम दिया है हमने पारिस्थितिकी तंत्र। जीवोम की बात करें यानी बायोम, तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या फिर प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या नाम दिया गया है, जीवोम। वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान, असम में पाए जाते हैं। सदाबहार वन की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ के वृक्ष 60 मीटर से ऊंचे होते हैं और पतझड़ का कोई भी निश्चित समय नहीं होता, किसी भी समय हो सकते हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन सा होगा, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। मिलान में पूछे गए हैं ये PYQ में, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, सदाबहार वनों में। कौन से हैं, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना।
फिर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं। पर्णपाती की विशेषता क्या है कि ये वृक्ष जो है शुष्क गर्मी के समय में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती पत्ते गिरे हुए होते हैं, इनके गिर जाते 6 से 8 महीने शुष्क यानी गर्मियों के मौसम में। आर्द्र पर्णपाती होते हैं जहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसे कि सागौन, बांस, शीशम, चंदन, ये मिलेंगे आर्द्र पर्णपाती वनों में। शुष्क पर्णपाती की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। पीपल और नीम मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान, वहाँ पे मिलेंगे शुष्क पर्णपाती। कंटीले वन और झाड़ियाँ जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कंटीले वन और झाड़ियाँ मिलेंगी। कंटीले वनों के पौधे की बात करें तो आकाशिया हो गया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी। इनकी जड़ें जो होती हैं लंबी और पत्तियां जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। पर्वतीय वनों की बात करें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने से वनस्पति भी बदल जाती है। 1500 से 3000 मीटर पर शंकुधारी वन, जैसे कि चीड़ हो गए, देवदार, सिल्वर फर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति तो 3600 मीटर की ऊंचाई पर घास के मैदान और झाड़ियां मिलती हैं, जहां पे गुज्जर और बकरवाल जैसी जनजातियां पशुचारण करती हैं और वहां पाए जाते हैं अल्पाइन वनस्पति। ये भी पूछा गया है, बकरवाल जिस एरिया में पाई जाती है वहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन। मैंग्रोव वन की बात करें तो तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटाए आते हैं वहाँ पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं मैंग्रोव वन की। फिर है सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में प्रसिद्ध सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका नाम सुंदरवन पड़ा इन्हीं के नाम पे। फिर है वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। हाथी की बात करें तो ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण व आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में और असम के जो दलदली एरिया होता है ना उसमें पाए जाते हैं। भारतीय शेर, गुजरात का गिर जंगल एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है, गिर गुजरात में। फिर है बाघ, ये मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लद्दाख के जीवों की बात करें तो यहाँ पे याक मिलेगा, तिब्बती बारहसिंगा मिलेगा, नीली भेड़ भारल जिसको बोलते हैं, और जंगली गधे कियांग पाए जाते हैं लद्दाख में। नदियाँ और झीलों की बात करें तो यहाँ पे कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल छिपकली परिवार का एकमात्र प्रतिनिधि है जो कि भारत में मिलता है। केवल कहाँ पे मिलता है? भारत में घड़ियाल। पक्षी जीवन की बात करें तो भारत में रंग बिरंगे पक्षी जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के उपाय की बात करें तो पारिस्थितिकी असंतुलन, मनुष्य द्वारा जो वनों की कटाई हो गई, शिकार के कारण हो गई, कुछ प्रजातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की बात करें तो भारत में पौधों की लगभग 1300 प्रजातियां हैं जो संकट में हैं, और 20 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं। 1300 प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी भी संकट में हैं। जीवमंडल निचय की बात करें तो भारत सरकार ने देश में 18 जीवमंडल निचय स्थापित किए हैं, जैसे कि नीलगिरी हो गई, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, यानी कि रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। वित्तीय सहायता तो 1992 से सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर है, बाघों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। फिर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जहां वर्तमान में 200 से यानी 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां पे जानवरों को प्राकृतिक आवास दिया गया है रहने के लिए। तो कितने हैं भारत में? 100 से अधिक। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो पक्षियों और जानवरों के शिकार पर यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध जो है होता है। जन जागरूकता की बात करें तो वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चला करके लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। औषधीय पौधों की बात करें तो याद रखना, सर्पगंधा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में मिलता है। फिर है जामुन, इसके बीज का पाउडर मधुमेह है, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक है। अर्जुन, इनके पत्तों का रस कान के दर्द में, रक्तचाप के लिए उपयोगी है। बबुल, इनकी पत्तियां आंखों की फुंसी के लिए, और गोंद शारीरिक शक्ति के लिए उपयोगी है। तुलसी और नीम है, ये पौधे अपनी एंटीबायोटिक और औषधीय शक्ति के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। फिर है नेक्स्ट और लास्ट का टॉपिक आज का, जनसंख्या। सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या और जनगणना। 2011 की इसमें पूछी गई है, और एक जनसंख्या से यानी जनगणना से आपका क्वेश्चन हर बार आता है।
सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। मानव ही पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है और सामाजिक आर्थिक वातावरण बनाता है, और इसी से लोग क्या कहते हैं, इसलिए लोग ही सबसे बड़े संसाधन हैं। जनगणना की बात करें तो एक निश्चित समय अंतर के समय अनुसार जनसंख्या की आधिकारिक गणना यानी कि गणना करना, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर जनसंख्या की गणना करना ही क्या कहते हैं, जनगणना। भारत में इतिहास, तो भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी। कब हुई थी स्टार्टिंग में जनगणना भारत में? 1872 में। लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना जो है 1881 में हुई थी। संपूर्ण बोले तो 1881 में, और पहली पूछ ले जो कि संपूर्ण नहीं थी तो 1872 में। फिर 10वीं जनगणना, तब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है। 3 मुख्य प्रश्न। जनगणना हमें 3 मुख्य बातें बताती हैं: जनसंख्या का आकार या वितरण, जनसंख्या की वृद्धि या फिर उसमें होने वाले परिवर्तन, और जनसंख्या की विशेषताएं। फिर है जनसंख्या का आकार और वितरण। कुल जनसंख्या 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ये अनुमान जो है 140 करोड़ के पार कर चुकी है। फिलहाल की बात करें तो ये अनुमान है कि 140 के पार कर चुकी है। विश्व में हिस्सा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा रहता है। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ पे देश की लगभग 16% आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में। सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम है, जहाँ पे सबसे कम है जनसंख्या 6 लाख। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे कम लोग यानी कि लगभग 64,429 रहते हैं। असमान वितरण की बात करें तो भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्र यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का औसत घनत्व लगभग 2011 में कितना, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व है बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति, 1102। न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में पूरे 1 किलोमीटर में कितने हैं, 17 व्यक्ति। फिर है जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो किसी विशेष समय यानी 10 वर्ष के दौरान देश के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, यानी कि कितनी संख्या बढ़ी है 10 वर्ष में, उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि बोले तो पिछले साल की तुलना में बढ़ी हुई कुल संख्या को बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। वार्षिक वृद्धि दर की बोले तो 100 व्यक्तियों पर होने वाली वृद्धि। भारत की वार्षिक वृद्धि में 1981 के बाद से गिरावट ही आई है। जन्म दर की बात करें तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। मृत्यु दर की बात करें तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। प्राकृतिक वृद्धि की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मानी जाती है। फिर बात करें प्रवास की, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के रहना प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास कहलाता है देश के अंदर का प्रवास, यानी कि देश के अंदर होने वाला। जैसे कि एक गांव से शहर में चले गए, दूसरे शहर से गांव आ गए, गांव से दूसरे गांव चले गए। इससे कुल जनसंख्या नहीं बदलती, लेकिन वितरण बदल जाता है कि किस एरिया में कितने लोग हैं। तो आंतरिक प्रवास है। राष्ट्रीय प्रवास होता है एक देश से दूसरे देश में जाना, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना। इससे कुल जनसंख्या जो होती है देश की, उसमें फर्क आता है, यानी कि जनसंख्या बदलती है। गांव से शहर की ओर खिंचाव क्यों होता है, तो बेहतर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सुविधाओं के लिए लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। फिर है जनसंख्या की विशेषताएं। तो आयु संरचना सबसे पहली है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। किसी भी देश की जनसंख्या को विभिन्न आयु समूह में बांटना। बच्चे हैं 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं होते और इन्हें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, यानी खाने पीने रहने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन कमाई में इनका कोई भी हाथ नहीं होता। 15 वर्ष से कम। कार्यशील आयु होती है 15 से 59, यानी कि 60 वर्ष लगा लो आप। तो ये समूह आर्थिक रूप से उत्पादक होते हैं, जैविक रूप से पुनरुत्पादक होते हैं, और ये देश की कार्यकारी जनसंख्या होती है, यानी कि बच्चों को जन्म भी देते हैं, जनसंख्या में भी इनकी द्वारा वो होती है, और जो आर्थिक रूप से भी ये उत्पादक होते हैं, यानी कि कमाते हैं। आर्थिक वृद्धि भी आर्थिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वृद्ध होते हैं यानी कि 59 से ऊपर, ये सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं।
लेकिन इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक खर्च होता है। एज हो चुकी है तो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता ही है इनके। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। केरल का लिंग अनुपात, केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। कितना है? 1084। हरियाणा की बात करें तो लिंग अनुपात काफ़ी कम है, 877। ये सामाजिक चिंता का एक विषय है। साक्षरता दर की बात करें तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़कर लिख सके उसको बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता में अंतर, भारत में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की तुलना में अधिक है, यानी कि पुरुष अधिक पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कम। व्यवसायिक संरचना की बात करें तो जनसंख्या का विभिन्न व्यवसाय प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वितरण अलग अलग है। जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पालन आदि, इसमें 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। द्वितीयक में हो गए उद्योग, निर्माण कार्य आदि वगैरह, और तृतीयक में हो गई सेवाएं, जो बाकी के दोनों क्षेत्रों पर सेवाएं जो है प्रदान करती है। परिवहन, बैंकिंग, प्रशासन, ये विकसित देशों में इस क्षेत्र में लोग अधिक होते हैं। फिर है स्वास्थ्य सुधार। मृत्यु दर घटने और औसत आयु बढ़ने से भारत के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में औसत आयु बढ़कर के 67.9 वर्ष, यानी कि 2012 के आंकड़ों के अनुसार कितनी बताई है? 67.9 वर्ष इतनी हो गई है जीवन प्रत्याशा। फिर है पोषण की समस्या। तो भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी कुपोषण का शिकार है, विशेष करके बच्चे और महिलाएं। पीने योग्य पानी की बात करें तो केवल 1/3 ग्रामीण परिवारों को ही शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होता है। किशोर जनसंख्या की बात करें तो 10 से 19 वर्ष की आयु समूह के लोग, भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग क्या है? किशोर है। किशोरों की समस्या है कि उन्हें अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन भारत में अधिकांश किशोर जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी के शिकार होते हैं। भारतीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अनुसार परिवार नियोजन की बात करें तो भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। एनपीपी 2000, ये नीति 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। कौन सी? एनपीपी 2000। शिशु मृत्यु दर, एनपीपी 2000 का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 से कम करना है। बाल विवाह की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए कानूनी उपाय और शिक्षा पर जोर देना। टीकाकरण की बात करें तो सभी बच्चों का बीमारियों के खिलाफ सार्वभौमिक टीकाकरण करना। और निष्कर्ष की बात करें तो एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही किसी भी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है। तो ये थी आज की क्लास। ये भी काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल से हमें उनको हर चैप्टर को अलग अलग करना पड़ेगा। आप वैसे कमेंट करके आज की क्लास में बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी लेंथी क्लास से आप पढ़ भी लोगे या फिर मुझे इन क्लासेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक एक दो दो जो है चैप्टर लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनमें आपके बहुत सी जो है क्वेश्चन इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। आपको जो भी बच्चे एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और मैं ये आपको पीडीएफ भी दे दूँगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करो। यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। फिर हम करेंगे कल हिस्ट्री करेंगे क्लास 9 की, और देखती हूँ मैं अगर इसी तरह से लेंथी बनेगी तो मैं उसको शॉर्ट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। अपनी तैयारी अच्छे से करो। सीटेट जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। एचटेट पे फोकस करो, जिनका नहीं हुआ है वो भी फोकस करो कि हो सके तो एचटेट निकाल लो, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं। बहुत बार जो है आप बार बार वीडियोस देख रहे हो, ढूंढ रहे हो कि कब एचटेट होगा, तो आपके सामने ये वीडियोस भी आती होंगी ना कि वैकेंसी आने वाली है। तो झूठ नहीं है, ये बात सच है कि वैकेंसी आने वाली है। बस इसी एचटेट का जो है वेट कर रहे हैं। जिनका ये हो जाएगा वो वैकेंसी में जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं, अपना जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अपनी तरफ से कोशिश करोगी तो हो सकती है आपको पोस्ट मिल भी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट में। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी मेहनत करेगा उसको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी।